हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के इस क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमन आई को लेकर। पिछले क्लास तक में हमने लेंस, पावर ऑफ लेंस, इन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी किया एंड नाउ हम ह्यूमन आई इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ह्यूमन आई को लेकर हम क्लास कर रहे हैं अपना। तो ह्यूमन आई की कार्यप्रणाली समझना है, तो ह्यूमन आई की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इससे पहले हमने जितनी भी बातें पढ़ी है, लेंस क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये सभी फंडामेंटल्स का इसमें उपयोग होगा। मानव नेत्र, तो हम इसको तीन रूपों में इसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तीन बातों को लेकर। पहला चीज होता है इसकी संरचना अर्थात कंस्ट्रक्शन को लेकर, दूसरा जो होता है इसकी कार्य विधि, और तीसरा जो होता है इनमें जो डिफेक्ट्स होते हैं, और वो डिफेक्ट क्या है और उन डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे करते हैं उनके बारे में। तो ह्यूमन आई पे सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको हमें देखना है वो है संरचना को लेकर। संरचना और कार्य विधि के लिए एक लेक्चर चाहिए, आई डिफेक्ट को लेकर एक लेक्चर सेपरेट चाहिए होता है। तो संरचना कैसे है, मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है? तो मानव नेत्र की संरचना में मानव नेत्र एक इस प्रकार से विशाल गोलाकार आकृति का ये बना हुआ रहता है, ठीक है। ये जो आपको ये बड़ा सा गोला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस गोले हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? नेत्रिका गोलक कहते हैं या आई बॉल के नाम से जानते हैं। इस आई बॉल के फ्रंट वाला हिस्सा ये थोड़ा सा इस प्रकार से उभरा हुआ रहता है, ये ऐसा, ये ऐसे उभरा हुआ हिस्सा है। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा ऐसे ऊपर बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, लिटिल बिट कॉन्वेक्स पोर्शन के रूप में रहता है। तो ऐसा ये जो आकृति हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो बिल्कुल अपर जो हिस्सा है, इस हिस्से को आई बॉल के नाम से जाना जाता है, आई बॉल कहते हैं। फ्रंट का पोर्शन जो बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर उठा हुआ है, इस फ्रंट के पोर्शन को कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ऐसा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिससे लाइट क्या होता है, इनिशियली जब लाइट में एंटर करता है, आई में जब एंटर करता है कोई लाइट, तो थोड़ा सा वो उसको कन्वर्ज करके आई लेंस की ओर फोकस करने का काम करता है। तो कॉर्निया, अब वन बाय वन हम पॉइंट्स को देखते जा रहे हैं। पहला हमने इसमें चीज देखा वो है आई बॉल को लेकर, दूसरा हम बात कर रहे हैं किस चीज को? कॉर्निया को लेकर। तो कॉर्निया क्या रहता है? बिल्कुल आई के सबसे फ्रंट पोर्शन को कहा जाता है, जो हमारे आंख का बिल्कुल सामने का जो गोला हिस्सा रहता है, जो ब्लैक कलर का आई बॉल ब्लैक कलर का जो पोर्शन दिखते रहता है, उसके ऊपर में एक जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, वही ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन या पारदर्शी जो सतह है, वो सतह किस नाम से जाना जाता है? कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। कॉर्निया का काम क्या रहता है? कॉर्निया एक प्रकार से देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस के जैसे काम करता है, और ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। इससे लाइट आता है, एंटर करता है, और थोड़ा सा ये उसे कॉन्वेक्स कर देता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स का है। कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया के ठीक अंदर इस प्रकार से ये एक लेयर रहेगा। ये जो रेड आपको कलर में जो दिख रहा है, ये बिल्कुल इस प्रकार से लेयर रहता है। ये ऊपर का हिस्सा एक लेयर है समझ लो, और नीचे का हिस्सा एक लेयर है। ये दोनों शटर के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार से ये सिकुड़ते हैं और इस प्रकार से ये क्या होते हैं? एक्सटेंड होते हैं। जैसे आप देखेंगे इधर सामने से देख रहे होंगे, तो ये जब सिकुड़ेंगे तो इनके बीच का गैप बढ़ गया, और जब ये एक्सटेंड होंगे तो इनके बीच का गैप क्या हुआ? कम हुआ। तो यहां दो बातें हैं हमें जानने के लिए। एक है इसके बीच का गैप, ये बीच का जो गैप होता है, इस गैप को पुपिल के नाम से जाना जाता है। और ये जो
मेम्ब्रेन जैसी आकृति है, इस आकृति को आइरिस के नाम से जाना जाता है। सो आइरिस एंड पुपिल क्या होते हैं? आइरिस ओपेक होता है, ओपेक मतलब ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का तात्पर्य यह है कि इसमें से लाइट क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। अब पुपिल क्या होता है? इन दोनों आइरिस के बीच में, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, इन दोनों के बीच का एक ऐसा गैप है जिस गैप से लाइट को वो क्या करता है? एंट्री देता है। तो पुपिल जो है, पुपिल यदि देखा जाए तो पुपिल क्या है, कैसे काम करता है? पासेज का काम करता है, पासेज ऑफ लाइट, अर्थात लाइट को क्या करता है? ये पास करने का काम करता है। आइरिस जो है अपारदर्शी रहता है सतह। तो आइरिस के अब दो यहां पर फंक्शन हो रहे हैं हमारे पास। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात देखें वो हमने देखा किस चीज को? पुपिल को देखा। और चौथा हम जो देख रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइरिस के बारे में। तो आइरिस जो है, आइरिस दो वर्क परफॉर्म करेगा। आइरिस क्या होता है? आइदर एक्सपेंड होता है या क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आइरिस का एक्सपेंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। प्रकाश की तीव्रता जब अधिक होती है तो उस स्थिति में आइरिस क्या होगा? एक्सपेंड होगा। आइरिस के एक्सपेंड होने पर पुपिल का आकार क्या होता है? छोटा होता है। देखिए ये आइरिस है, आइरिस जब एक्सपेंड होगा तो इसके बीच का जो गैप है, ये गैप क्या हो गया? छोटा हो गया। तो आइरिस एक्सपेंड कब होता है? जब आंख में एंटर करने वाले, आई में एंटर करने वाले लाइट की इंटेंसिटी अधिक होती है। तो हाई इंटेंसिटी में से केवल जरूरत के मुताबिक प्रकाश किरण को आंख के अंदर आने के लिए वो पुपिल के आकार को क्या करता है? एडजस्ट करता है। तो साइज ऑफ पुपिल किसके द्वारा एडजस्ट होता है? आइरिस के द्वारा एडजस्ट होता है। आइरिस जब फैलेगा तो पुपिल का आकार छोटा होगा और आइरिस जब सिकुड़ेगा तब पुपिल का आकार बड़ा होगा। आइरिस सिकुड़ता कब है? जैसे हम अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो हमें किसी चीज़ को देखना होता है तो हम क्या करते हैं? आँख को बिल्कुल फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, बिल्कुल आँख को चौड़ी कर करके हम देखेंगे। इससे क्या होता है? आँख को जब हम चौड़ी करते हैं इसका मतलब सामान्य सा है कि आइरिस जो रहता है वो आइरिस सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ता है तो बीच में पुपिल का जो आकार है, ये जो साइज़ है, ये साइज़ क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है इसलिए बढ़ता है कि उस अंधेरे जगह में, उस अंधेरे वाला स्पॉट में चाहे कहीं से भी 1% भी प्रकाश की किरण अंदर आ सकती है तो वो अंदर आ जाए ताकि हमें दिखाई पड़ सके कि उस जगह में क्या है। तो ओवरऑल अपने को जानने का चीज़ क्या था कि पुपिल है, पुपिल का साइज जो रहता है, इसका साइज रहता है साइज कंट्रोल्ड बाई आइरिस। आइरिस के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। आइरिस कैसे कंट्रोल करता है? आइरिस एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। आइरिस जब एक्सपेंड होगा तो आइरिस एक्सपेंड होगा तो पुपिल क्या होगा? लार्ज हो जाएगा, बड़ा होगा। आइरिस के एक्सपेंड होने पर पुपिल का साइज बड़ा होता है। इसी प्रकार आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस स्थिति में पुपिल का साइज क्या होगा? पुपिल का साइज आइरिस एक्सपेंड होगा तो पुपिल का साइज स्मॉलर होगा, पुपिल का साइज डिक्रीज होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पुपिल का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है आइरिस का एक्सपेंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आइरिस का एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। हाई इंटेंस लाइट आता है जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, उस स्थिति में आइरिस एक्सपेंड होगा, और जब प्रकाश की तीव्रता कम रहेगी या अंधेरा स्थिति होगा उस स्थिति में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये आइरिस का फंक्शन है और उसके अकॉर्डिंग पुपिल का साइज जो रहता है वो बढ़ता है या घटता है। तो ये तो हो गया आइरिस और पुपिल की कार्यप्रणाली। अब इसके अंदर में क्या होगा कि इस प्रकार से इसके ठीक अंदर ये जो मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं एवं इनके बीच में एक पतला सा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।
तो ये ऊपर और नीचे में जो लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन लाइनिंग वाले स्ट्रक्चर को सिलियरी मसल्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड सिलियरी मसल। और ये जो है इसको कहा जाता है आई लेंस। आई लेंस। जिस प्रकार से आइरिस का आकार बड़ा और छोटा होता है, जिससे कि पुपिल का आकार छोटा या बड़ा होता है, आइरिस जब बढ़ेगा तो पुपिल छोटा होगा, आइरिस जब घटेगा तो पुपिल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से सिलियरी मसल्स भी क्या होता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिलियरी मसल्स जब क्या होंगे, सिलियरी मसल जब स्ट्रेच करेगा तो बीच में मौजूद ये आई लेंस जो है, ये आई लेंस ऊपर से और नीचे से प्रेशर मिलने के कारण ये आई लेंस जो पतला था वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मोटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक होगा मतलब पावर बढ़ गया। सिलियरी मसल जब क्या होंगे, ऐसे करके सिकुड़ेंगे तो ये थिक लेंस क्या हो जाएगा, फिर से थीन हो जाएगा। थीन होगा मतलब पावर कम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो आई लेंस है, आई लेंस को यहाँ हम बात करते हैं कि जो आई लेंस है हमारे पास, तो उस आई लेंस को आई लेंस को दो चीज करना है, थिक या थीन। थिक करेगा मतलब कि पावर लार्ज होगा और थीन करेगा मतलब क्या होगा, पावर न्यूनतम होगा। तो आई लेंस को थिक करने के लिए या थीन करने के लिए ये दोनों काम किसके द्वारा किया जाता है, ये दोनों काम किया जाता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। तो यहां भी वही चीज है कि सिलियरी मसल एक्सपेंड होगा तो आई लेंस थिक होगा अर्थात पावर बढ़ेगा। आई लेंस जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, तो उस स्थिति में आई लेंस क्या होंगे, थीन हो जाएंगे। थीन होगा मतलब पावर क्या होगा, घट जाएगा, पावर कम होगा। तो आई लेंस के साइज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आई लेंस के साइज को रेगुलेट करने का काम करते हैं सिलियरी मसल्स। मगर क्यों सिलियरी मसल्स आई लेंस को थिक या थीन करेगा, ताकि उसके पावर को क्या किया जा सकते, बढ़ाया जा सके या कम किया जा सके। अब पावर को बढ़ाना है या कम करना है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब ये आई लेंस है, वस्तु उसके पास में भी हो सकता है, वस्तु उससे दूर भी हो सकता है। आई लेंस को दो अलग अलग पोजीशन मैंने बनाया, वस्तु दूर भी हो सकता है। पास से कोई भी प्रकाश की किरणें निकलती है वो इस प्रकार से डाइवर्जिंग नेचर पे निकलती, फैलते हुए, मगर दूर से प्रकाश की किरण हमेशा इस प्रकार से समानांतर आती है। तो पैरेलल लाइट रे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जब लाइट रे पैरेलल आ रहा है तो इस पैरेलल लाइट रे को इस प्रकार से कन्वर्ज करने के लिए, इस प्रकार से कन्वर्ज करे कि ये दोनों के दोनों जाकर इस निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके। तो ये जो पॉइंट है, निश्चित पॉइंट पर जहां पर उसको इंटरसेक्ट कर सकता है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लाने के लिए ये जो आई लेंस होता है इसका पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अर्थात सामान्य स्थिति में भी ये पैरेलल आती हुई लाइट रे को क्या कर सकता है, ये इस पॉइंट पर फोकस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको झुकाने के लिए बिल्कुल मिनिमम एंगल चाहिए, कम से कम। मगर जो लाइट रे बिल्कुल इस प्रकार से जा रहा है उसको यहां फोकस कराना है, तो देखिए इस पॉइंट पर कितने एंगल की आवश्यकता होगी। इसकी तुलना में यहां डेविएशन एंगल ज्यादा चाहिए, यहां एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा चाहिए, मतलब इसके लिए पावर ज्यादा चाहिए। ज्यादा पावर कब होगा, जब आई लेंस क्या होगा, ठीक होगा। तो इस स्थिति में पावर क्या होगा, ज्यादा चाहिए, इस स्थिति में पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पावर ज्यादा कब चाहिए, कब मिलेगा, जब आई लेंस ठीक होगा, और पावर कम कब होगा, जब आई लेंस क्या हो रहेगा, थीन होगा। तो आई लेंस का थिक होना या थीन होना किसके ऊपर निर्भर करता है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर, अर्थात वस्तु की स्थिति पर। वस्तु यदि पास है, अर्थात नेत्रिका लेंस के पास है, हमारे आंख के पास में है,
तो पास रखी वस्तु का सही प्रतिबिंब देखने के लिए इसके पावर को ज्यादा होना चाहिए और दूर से आती हुई प्रकाश किरण के लिए इसके पावर को कम होना चाहिए। तो इसीलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है कि आई लेंस थिक कब होगा, आई लेंस थीन कब होगा। थिक कब चाहिए, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, नियर बाई में हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन थीन कब होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट क्या रहे, फार अवे होना चाहिए। अर्थात वस्तु जब पास में रहेगा तो पास में रखी वस्तु को देखने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। क्यों, पास में रखी वस्तु से प्रकाश की किरणें फैलते हुई निकलती है, बाहर जाते हुई निकलती है, तो उसको फोकस कराने के लिए हाई पावर चाहिए। हाई पावर कब होगा, जब लेंस थिक होगा। और लेंस थिक कब होगा, जब सिलियरी मसल्स उसे क्या करेगा, ऊपर और नीचे से इस तरीके से प्रेशराइज करेगा। ऊपर नीचे से प्रेशराइज करेगा तो ये जो आई लेंस है ऊपर नीचे दोनों प्रेशर मिले, इस तरीके से क्या हो गया, थिक हो गया। तो सिलियरी मसल्स भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण आई लेंस थिक और थीन होता है, जिससे कि उसका पावर बढ़ता या घटता है। पावर बढ़ रहा है कब, जब ऑब्जेक्ट नियर में रहेगा, और पावर कम चाहिए जब ऑब्जेक्ट अवे अर्थात दूर चाहिए। तो सिलियरी मसल्स और आई लेंस, एक सिलियरी मसल जो है आई लेंस को रेगुलेट करता है एवं आई लेंस के पावर को वो कम और ज्यादा करने का काम करता है। तो किसके आधार पे करता है, तो आई लेंस का पावर थीन या थिक जो भी हो रहा है वो सिलियरी मसल से हो रहा है। और सिलियरी मसल किसके आधार पर करता है इस चीज को, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर करता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति के आधार पर। जैसे देखिए आइरिस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके आधार पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मगर सिलियरी मसल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके आधार पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु पास है तो सिलियरी मसल एक्सपेंड होगा, सिलियरी मसल एक्सपेंड होगा तो आई लेंस थिक होगा, आई लेंस थिक होगा तो पावर बढ़ेगा। आप इसको लिख सकते हैं, सिलियरी मसल्स के कंडीशन को मैं यहां पर लिख देता हूं। थिक कब होगा, जब सिलियरी मसल्स क्या होंगे, एक्सपेंड होगा। और थीन कब होगा, जब सिलियरी मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों बातों को ध्यान देना है। रेड पेन से जो लिखा है वो सिलियरी मसल्स के पोजीशन है, उसके कारण आई लेंस थिक या थीन होगा उसको बता रहे हैं, उसके कारण पावर कम या ज़्यादा होगा उस चीज़ को बताता है। और एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना किसके आधार पर है, ऑब्जेक्ट जब नियर बाई में रहेगा तो, और यहाँ ऑब्जेक्ट जब फार अवे में रहेगा तो, ये कंडीशन है। तो ये आई लेंस के वर्किंग को देख लिए कि आई लेंस का साइज कम या ज्यादा होता है तो किसके आधार पर होता है, कम और ज्यादा। आई लेंस का जो पावर है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति के आधार पर। अब वस्तु से जो भी प्रकाश की किरण, अभी तक हमने यहां पर क्या क्या चीजों को देख लिया है, हमने देखा सबसे फ्रंट का एरिया था कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर में दो शटर नुमा आकृति दिखाई दे रहे थे ऊपर नीचे, यह हमारा कहलाता है आइरिस। आइरिस के बीच का जो गोला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं पुपिल, ठीक है। इसके अंदर में आई लेंस होता है। आई लेंस हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। आई लेंस किन दो बिंदुओं पर टिका हुआ रहता है, सिलियरी मसल्स पर टिका रहता है। अब इसके पश्चात क्या होगा कि यहां अंदर में क्या है, कॉर्निया है, सॉरी कॉर्निया फ्रंट में था। अब अंदर में इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज जिस स्थान पर फॉर्म होता है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक जिसमें इमेज फॉर्म हो सकता है, ये पॉइंट आपका किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं रेटिना। तो रेटिना बेसिकली क्या रहता है, रेटिना इट इज ए काइंड ऑफ स्क्रीन, ये स्क्रीन होता है जिस पर इमेज फॉर्म होता है, तो ये रेटिना है। अब ये जो स्क्रीन है, रेटिना है, रेटिना एक स्क्रीन है और ये स्क्रीन मूल रूप से किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और इसमें सेल दो प्रकार के रहते हैं, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। रॉड सेल जो रहता है वो किसी भी इमेज से आने वाले लाइट के ब्राइटनेस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और कोन सेल जो रहता है ये फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, चेक करता है। फ्रीक्वेंसी बोलो या कलर बोल सकते हैं इसको, उन्हें सेंस करता है। तो ये रेटिना के बारे में हो गया। अब इसके पश्चात अब इमेज फॉर्म कैसे होता है, तो इमेज फॉर्म का ये तो हमने अभी इसकी संरचना को देख ली। संरचना के पश्चात जब इसके वर्किंग की बात करेंगे हम, तो वर्किंग में क्या होगा कि इस ओर से आई के फ्रंट से ऑब्जेक्ट से जब कोई लाइट आएगी
तो जब कभी भी कोई भी लाइट इस प्रकार से इस पर क्या करेगा, एंटर करेगा तो कॉर्निया से होते हुए पुपिल को क्रॉस करके वो कहाँ आ गया, आई लेंस पर आ गया। आई लेंस में आने के पश्चात ये लाइट को फोकस करेगा, बिल्कुल किस स्थान पर फोकस करेगा, रेटिना में फोकस किया। रेटिना में जिस बिंदु पर फोकस होगा वहां इस लाइट के ब्राइटनेस को सेंस कौन करेगा, रॉड सेल, और उसके फ्रीक्वेंसी को सेंस कौन करेगा, कोन सेल। तो रॉड और कोन सेल मिलकर इसको सेंस करते हैं, तब जाकर ये दोनों सेल्स ब्राइटनेस और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, वैसे लाइट के लिए वो सिग्नल जनरेट करेंगे, और वो सिग्नल इधर ऑप्टिक नर्व वाले जितने भी पोजीशन हैं ये ऑप्टिकल नर्व होते हैं, ऑप्टिकल नर्व। इन ऑप्टिकल नर्व से क्या होता है, हो जाता है ब्रेन पर, ब्रेन में जाकर उसका इमेज फॉर्म होता है। तो रेटिना पे कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, रेटिना पर इसका इमेज फॉर्म होता है। जब रेटिना की बात करते हैं, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका इमेज फॉर्म हुआ रेटिना पर, क्योंकि रेटिना क्या है, स्क्रीन है। रेटिना पर कैसा इमेज फॉर्म हुआ, चूंकि ये वास्तविक प्रकाश की किरणें हैं और रियल के लाइट रे एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसलिए रेटिना पर बनने वाला इमेज कैसा बना, रियल बना। और रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज क्या हुआ, फॉर्म हुआ। ये रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज कहाँ चले जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, ये ब्रेन पर जाएगा, और ब्रेन में जाने के पश्चात पुनः उसका रियल प्लस कैसा बनता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज जब दो बार बनता है, एक बार रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बना और एक बार यहाँ से जब वो ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जाकर इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो इस प्रकार से सीधी रखी वस्तु का, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ हमने सीधा रखा तो रेटिना पर उसका इमेज कैसा बना, उल्टा बना, और ब्रेन में इसी का इमेज फिर से जब बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा, अर्थात सीधा बन गया। तो ऑब्जेक्ट को जैसा हम देखे रहते हैं हमें हमारे ब्रेन में बिल्कुल वो वैसा ही दिखाई देता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर रियल एंड इन्वर्टेड बना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर रियल एंड इन्वर्टेड बना। तो इसका इन्वर्टेड क्या होगा, सीधा होगा, तो वो सीधा इमेज बिल्कुल हमको एज इट इज वैसी के वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो कंटिन्यू, ये जो पूरा जो वर्किंग है, ये आई का वर्किंग को हमने देखा। इसमें आइरिस और पुपिल का आकार कम ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। सिलियरी मसल्स के कारण आई लेंस ठीक या थीन होगा ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज को पूछा जाता है, सिलियरी मसल्स किसके आधार पे काम करता है, आइरिस किसके आधार पे काम करता है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, रेटिना में। रेटिना में कौन सा इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। रियल इमेज क्यों बनता है, क्योंकि रियल के लाइट रे एक दूसरे के यहाँ क्या करते हैं, कट करते हैं। जो भी रियल इमेज होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। वो इमेज जो फॉर्म होता है उस इमेज को सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, रॉड सेल एंड कोन सेल करते हैं। रॉड सेल ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड करके सिग्नल जनरेट करता है और कोन सेल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अर्थात कलर को रिस्पॉन्ड करके सिग्नल जनरेट करता है। दोनों सिग्नल इन नर्व के थ्रू कहां चले जाते हैं, ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाकर उसका इमेज फॉर्म होता है। अगेन ये रियल इमेज रहते हैं, इसीलिए एक बार जो चित्र हम देखते हैं वो हमको दिमाग में हमेशा याद रहता है, क्योंकि रियल इमेज को मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, ये बात को बोला गया था। अब इस पूरे चित्र में ये जो आई का जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें इस पॉइंट तक से इस पॉइंट तक का जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है हमें, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट येलो स्पॉट के नाम से जाना जाता है, येलो स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अर्थात इतने में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हिस्सा और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा जिस पर इमेज फॉर्म नहीं होता, ये हम लोगों का ब्लैक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, ब्लैक स्पॉट कहते हैं। ये भी आपके पास क्या हुआ, ब्लैक स्पॉट कहलाया। और यदि लाइट इस रीजन पे यदि पड़ा तो यहां तो रेटिना जैसा कोई चीज ही नहीं है, ना रॉड सेल है ना कौन सेल है, ये तो केवल नर्व सिस्टम का ये पूरा का पूरा गुच्छा रखा हुआ है। तो इस पर यदि लाइट पड़ेगा तो किसी भी प्रकार का कोई इमेज नहीं बनेगा, इसलिए इस बिंदु को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं।
अर्थात मान लो किसी व्यक्ति का आई लेंस का पोजीशन ऐसे ना हो कि ऐसे तिरछा हो, तो ये पूरा का पूरा लाइट रे किसमें आकर फोकस होगा? ब्लाइंड स्पॉट में। और जब ब्लाइंड स्पॉट में लाइट फोकस होगा तो उस वो व्यक्ति कभी भी इमेज नहीं देख पाएगा, और इस स्थिति को कंप्लीट ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब यह है पूर्ण अंधत्व, और यह बीमारी कभी भी दूर नहीं हो सकती। इवन आई ट्रांसप्लांट भी जो हम बोलते हैं नेत्रदान करने, तो उस विधि से भी ये जो अंधत्व है कभी दूर नहीं हो सकता। कब? जब आई लेंस का ओरिएंटेशन ही गलत हो, आई लेंस का सिचुएशन, जो आई लेंस जिसको बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए वो सीधा ना हो के इस प्रकार से तिरछा हो गया, इस प्रकार से इस स्थिति में रहेगा, तो जो ये लाइट रे है वो येलो स्पॉट में ना पड़ के इधर के ब्लैक स्पॉट में पड़ेगा या यहाँ ब्लाइंड स्पॉट में पड़े, उस स्थिति में कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और वो पूर्ण अंधत्व का कारण होता है। तो ये देख लीजिए, ब्लैक स्पॉट कहाँ होते हैं, येलो स्पॉट कहाँ होता है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब इसके पश्चात आता है कि आंख के अंदर में अभी जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स भरे होते हैं। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड है, इसको मैं ऐसे हरे कलर से क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो रहता है ये जलीय द्रव्य कहलाता है, अर्थात ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। जलीय द्रव्य, हिंदी में जलीय द्रव्य। ये जलीय द्रव्य जो रहता है किससे मिलकर बना रहता है? वाटर प्लस प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। इसी प्रकार से इसके अंदर में, आई के अंदर में ये जितना भी स्पेस है, यही स्पेस जिस लिक्विड से भरा रहता है उसको बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रोटीन मटेरियल से ही बना रहता है, मेनली मैक्सिमम प्रोटीन से भरा हुआ रहता है। इवन आई लेंस भी जो होता है, ये आई लेंस, ये जो आई लेंस हमने देखा था, ये आई लेंस भी प्रोटीन लाइक, प्रोटीन का ये क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन वाली चीजें हमेशा खानी चाहिए, जिससे कि आंख के प्रकाश या आई का, आंख की जो रोशनी है वो बहुत अच्छी बने रहे। क्योंकि जितना हम प्रोटीनस मटेरियल या प्रोटीनस सब्सटेंस जब हम क्या करेंगे, खाएंगे, तो आई लेंस की भी प्रकृति उतनी अच्छी होगी, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर भी बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि एक्वस ह्यूमर जब खराब होता है तो मोतियाबिंद बीमारी होती है, जिसे हम कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं, और विट्रियस ह्यूमर जब खराब होता है तो पूरा आंख खराब हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। इसमें तो धुंधला दिखाई देता है, मगर विट्रियस ह्यूमर यदि खराब होगा, अभी ये क्यों दिखाई दे देता है? क्योंकि बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर रहता है, वेरी हाई डेफिनेशन में रहता है, कहीं कोई इंप्योरिटी नहीं रहता, इतना क्लियर रहता है कि जो भी लाइट रहता है उसको बहुत आसानी से क्या करता है? पास करा देता है। मगर जब कभी विट्रियस ह्यूमर खराब हुआ तो उस स्थिति में हम कभी भी ये लाइट इसमें से बहुत क्लियरली पास नहीं हो सकता, और जब लाइट क्लियरली पास नहीं होगा तो आप किस प्रकार से यहाँ इमेज को देख पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका आई के वर्किंग, आई के अलग अलग पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट किस चीज को रिस्पॉन्ड करता है, इनके बारे में हमने देखा। अगले क्लास में हम डिफेक्ट्स इन आई के बारे में चर्चा करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, इन टाइप की जो भी बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, इन पांचों बीमारी के बारे में और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।